नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम 18 में। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम कुणाल है और आज का चैप्टर हमारा 8 है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं और क्या क्या इन्फ्लेशन टारगेट्स हैं। इंट्रोडक्शन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आप एक हाईवे पर जा रहे हो, आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। पर आप 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो, तो इस स्पीड के अकॉर्डिंग तो आप कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको एक बैलेंस स्पीड पे जाना होगा ताकि आप टाइमली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। तो सिंपली इसमें ये बताया गया है कि वेरी हाई इन्फ्लेशन जो है वो डेंजरस है इकोनॉमी के लिए, और वेरी लो इन्फ्लेशन भी डेंजरस है। हमारी तो ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे लिए एक बैलेंस्ड इन्फ्लेशन होनी चाहिए। व्हाट इज़ इन्फ्लेशन टारगेटिंग? इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन दी गई है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज अ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इन विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम टू मेंटेन इन्फ्लेशन अराउंड अ स्पेसिफिक टारगेट बाय यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी टूल सच एज रेपो रेट। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो एक मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क है जिसे आरबीआई यूज़ करती है स्पेसिफाइड टारगेट फॉर इन्फ्लेशन के लिए। Simply put, the RBI try to keep inflation under control while also supporting economic growth. Why is inflation targeting need? Inflation targeted की need हमें क्यों पड़ी? Inflation become too high. अगर inflation बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके कारण जो है प्राइस ऑफ फूड, फ्यूल एंड डेली नेसेसिटी इंक्रीज, मतलब इनके प्राइस भी हाई हो जाते हैं। सेविंग लॉस परचेजिंग पावर, मतलब सेविंग जो है आपकी उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है क्योंकि आपको प्रोडक्ट और ज़्यादा महंगा मिलने लगता है। बिजनेसेस फेस अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर लॉस कॉन्फिडेंस। इफ़ इन्फ्लेशन बिकम टू लो, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो गई इन्फ्लेशन, उसके कारण जो है डिमांड वीक हो जाती है। बिजनेस रिड्यूस प्रोडक्शन, अब डिमांड ही ख़त्म हो गई है तो फिर प्रोडक्शन क्यों करेंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डिक्लाइन, economic growth slow. Objective is to maintain stable and predictable inflation which benefit household, business and the overall economy. Now India's inflation target. अब इंडिया के इन्फ्लेशन टारगेट्स क्या हैं? ये डायग्राम दिए गए हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं, ये माइंड मैप के फॉर्म में आपके यूज़ में आ सकते हैं। ये सक्सेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट रिजीम है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इंडिया फॉलो है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क, ऑफिशियल टारगेट्स। सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो हमारा 4% है, लोअर लिमिट 2% है, अपर लिमिट 6% है। दिस मीन्स द आरबीआई एम टू कीप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्लोज टू 4% while ensuring it generally remain within the 2 और 6% टॉलरेंस बैंड। मतलब अगर कम से कम हो तो 2% तक जाए इन्फ्लेशन और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो वो 6% तक रहे इन्फ्लेशन, पर मेजरली फोकस जो रहता है वो 4% तक ही इन्फ्लेशन रहे, इस पर रहता है। वाई इज़ टारगेट 4%? अब 4% ही क्यों, इसे हम जीरो भी तो रख सकते थे। जैसे मैंने बताया इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो उसके लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन कंसिडर्ड हेल्दी, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो हेल्दी मानी जाती है ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए, जो इंकरेज करती है प्रोडक्शन को, प्रमोट करती है इन्वेस्टमेंट, सपोर्ट एम्प्लॉयमेंट, अलाउ वेजेस एंड प्रॉफिट टू ग्रो ओवर टाइम। वाई डज इंडिया फॉलो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट? इंडिया हमेशा फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट ही क्यों फॉलो करता है? द वर्ड फ्लेक्सिबल इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई डज नॉट फोकस ओनली ऑन इन्फ्लेशन। आरबीआई सिर्फ इन्फ्लेशन पे ही फोकस नहीं करती, वो इकोनॉमिकल ग्रोथ पे भी फोकस करती है, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन पर फोकस करती है। हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया, ये आप डायग्राम भी पढ़ सकते हैं। इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम इन इंडिया, मतलब आरबीआई के जो गवर्नर रहे हैं उनके रिजीम में क्या क्या इन्फ्लेशन टारगेट्स रहे हैं या क्या मॉनेटरी पॉलिसिकल टारगेट रहे हैं। बिफोर 2016 हमें देखने के लिए मिलता है कि आरबीआई हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव बट देयर वाज नो फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेट। पहले कोई 2016 से पहले कोई भी फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेट्स नहीं थे। उसके बाद उर्जित पटेल कमेटी 2014 में बनती है और ये सजेस्ट करती है कि इंडिया को अडॉप्ट करने चाहिए ए फॉर्मल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क वाइल यूजिंग सीपीआई एज द नॉमिनल एंकर। फाइनेंशियल एक्ट 2016 आता है जिसमें आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट किया जाता है और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट इस्टेब्लिश किए जाते हैं अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नाउ व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हमें 6 मेंबर देखने के लिए मिलते हैं कमेटी में, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिसाइडिंग इंडियाज़ पॉलिसी रेपो रेट और फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। ये कमेटी डिसाइड करती है
डायरेक्शन ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें हमें 6 मेंबर्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से 3 जो हैं वो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं। फर्स्ट आरबीआई गवर्नर, डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 1 आरबीआई ऑफिसर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई सेंट्रल बोर्ड, 3 मेंबर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं। दीज आर एक्सटर्नल एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। नाउ व्हाट इज़ द वोटिंग प्रोसेस इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? ईच मेंबर हैज़ 1 वोट, मतलब पर पर्सन के पास 1 वोट होता है। 3 पर्सन एक डिसीजन के लिए एग्री कर रहे हैं और 3 पर्सन दूसरे डिसीजन के लिए एग्री कर रहे हैं। तो उसमें आरबीआई के पास कास्टिंग वोट होता है। एमपीसी मीट एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर। इन एवरी मीटिंग कमेटी रिव्यू करती है इन्फ्लेशन कितना हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ, ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लिक्विडिटी कंडीशंस, एक्सचेंज रेट ट्रेंड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है। बेस्ड ऑन दिस असेसमेंट वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इंक्रीज़ करना है रेपो रेट या डिक्रीज़ करना है, या हमें कांस्टेंट रखना है रेपो रेट को जो प्रीवियस ईयर था। हाउ डज एमपीसी कंट्रोल इन्फ्लेशन? एमपीसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करता है, ये हमें स्टेप्स में बताया गया है। फर्स्ट स्टेप, सपोज इन्फ्लेशन जो है वो राइज हो गया 7% तक, ये हमारे दिए गए टारगेट से एक्सीड हो गया है। नाउ स्टेप 2, एनपीसी एनालाइज, फूड प्राइस एनालाइज करती है, फ्यूल प्राइस, कोर इन्फ्लेशन क्या हुआ है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस क्या है, कॉमन कंडीशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो रही है। नाउ स्टेप 3, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये और ज़्यादा हाई होगा, तो एमपीसी डिसाइड करती है कि हम रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देंगे, जिसके कारण मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो सारी अब्जॉर्ब हो जाती है और उसके कारण इन्फ्लेशन कम हो जाता है। स्टेप 4, अगर हाई रेपो रेट होगा तो उसके कारण क्या क्या चेंजेस आएंगे। हाई लोन इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लो बोरोइंग होगी, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो बैंक से लोन भी कम लिया जाएगा, तो उसके कारण जो कम स्पेंडिंग होगी, डिमांड रिड्यूस होगी। ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है, इसे आप याद कर सकते हैं, ये आपके मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। व्हाट हैपन ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन? अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कम हो जाती है, मतलब 2% से भी कम हो जाती है, उसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। एमपीसी में रिड्यूस द रेपो रेट, मतलब रेपो रेट और ज़्यादा डिक्रीज़ कर देती है एमपीसी, तो उससे और ज़्यादा लिक्विडिटी आने लगती है मार्केट में, और लिक्विडिटी आने लगती है तो लोगों की जो परचेसिंग पावर है और स्पेंडिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके कारण चीप लोन मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, कंजप्शन होती है और ज़्यादा, हाउसिंग डिमांड इंक्रीज़ होती है, बिजनेस एक्सपेंशन होता है, जिससे धीरे धीरे इकोनॉमी रिकवर करने लगती है। नाउ इन्फ्लेशन टारगेटिंग वर्सेस ग्रोथ। इन्फ्लेशन कंट्रोल, हायर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस इन्फ्लेशन, बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव, डिमांड स्लो। एमपीसी ट्राई टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन दीज ऑब्जेक्टिव्स। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या दिया गया है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है लोअर इंटरेस्ट रेट सपोर्ट ग्रोथ, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग और ज़्यादा बोरो करेंगे, और अगर ज़्यादा बोरोइंग होगी तो उसकी ज़्यादा स्पेंडिंग भी होगी, जिसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। बोरोइंग बिकम चीपर, डिमांड इंक्रीज। व्हाट इफ़ आरबीआई फेल टू अचीव द टारगेट? अगर डिसाइडेड टारगेट से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, सो आरबीआई नीड टू एक्सप्लेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट व्हाई आरबीआई फेल टू अचीव द टारगेट। एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, स्टेबल प्राइस। अगर इन्फ्लेशन टारगेट पहले से ही डिसाइडेड है गवर्नमेंट के द्वारा कि हमारे 2% से 6% के बीच में रहना चाहिए, तो उसके कारण फ्यूचर की प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बेटर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, प्रोडिक्टेबल इन्फ्लेशन इनकरेज डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई आएगी तो अगर उसे पहले से पता होगा कि 2% से 6% का एक रेंज है जिसमें इन्फ्लेशन रहनी चाहिए, तो उससे एफडीआई जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। स्ट्रॉन्ग पब्लिक कॉन्फिडेंस, पीपल ट्रस्ट द सेंट्रल बैंक व्हेन इट्स पॉलिसी ऑब्जेक्टिव आर क्लियर। मतलब अगर उनकी जो पॉलिसी है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर होंगे तो पीपल्स का ट्रस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। आरबीआई फेल करती है अचीव करने में इन्फ्लेशन टारगेटिंग, तो उसके लिए आरबीआई अकाउंटेबल है टू आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट कि वाई आरबीआई इज़ फेल टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। बेटर पॉलिसी कोऑर्डिनेट, अगर इन्फ्लेशन टारगेटेड डिसाइड होते हैं तो उसके कारण जो पॉलिसी कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब पॉलिसी बनाने में फॉर फ्यूचर, वो और ज़्यादा आसान होता है। अब एडवांटेजेस के साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग का। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट डायरेक्टली सॉल्व इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय, मतलब कुछ ऐसे भी कॉज हैं जिन्हें मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकती, जैसे कि
पुअर मानसून मतलब मानसून ही ख़राब है, अब उसमें मॉनेटरी पॉलिसी क्या कर सकती है, या उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। क्रॉप फेलियर हो गया है, या फिर वॉर के कारण इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो रहा है, ग्लोबल ऑयल प्राइस जो हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्लो ग्रोथ है, हाई रेपो रेट में रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन, एम्प्लॉयमेंट, दिस कैन स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। थर्ड पॉइंट हमें देखने के लिए मिलता है लिमिटेड कंट्रोल ओवर ग्लोबल फैक्टर, मतलब ग्लोबल फैक्टर पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका बहुत कम कंट्रोल है। इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय इम्पोर्ट फ्यूल और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द आरबीआई टू कंट्रोल। सम करंट अफेयर लिंक पॉइंट्स, जब भी आरबीआई अनाउंस करे मॉनेटरी पॉलिसी का, तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, या फिर कोई एसएससी या फिर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एक एस्पिरेंट को हमेशा ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट्स क्या आए हैं, इन्फ्लेशन फोरकास्ट क्या है, जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, रेपो रेट डिसीजन क्या लिया, एमपीसी वोटिंग पैटर्न, पॉलिसी स्टांस, ये सब एक एस्पिरेंट को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड एमपीसी ये आप पढ़ सकते हैं। ये एक माइंड मैप दिया गया है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्विक रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, ये यूपीएससी मेंस का एक क्वेश्चन है, आप ये लिख कर मुझे डीएम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो चैप्टर 9 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़।